हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 16 को। देखिए, जो सेक्शन नंबर 16 है उसकी हेडिंग हमें क्लियरली बोलती है कि पर्सनल बार टू रिलीफ। जब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को पढ़ते हैं, SRA पढ़ते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट किससे बात करता है स्टार्टिंग में कि आपको स्पेसिफिक रिलीफ कैसे मिलेगा। लेकिन उसका एक अगर हम रिवर्स पॉइंट देखें कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको कब नहीं मिलेगी, तो वो हमें सेक्शन 16 के अंदर डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब नहीं मिलेगी उसको लेकर सेक्शन 16 के अंदर 3 पॉइंट दिए गए हैं ABC के रूप में, और उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसके अंदर 2 पॉइंट हैं। इनको हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसकी हेडिंग को पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 16 की। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए पर्सन। यहाँ किस पर्सन की बात करी गई है? जो कोर्ट में मूव करता है, जैसे कि हम प्लेंटिफ बोल देते हैं, जैसे उस पर्सन की यहाँ पर बात करी गई है कि उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब नहीं मिलेगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें बोलता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब नहीं मिलेगी जब उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 20 के अंदर। सेक्शन 20 मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। SRA की मैंने कंप्लीट दी हुई है। वहाँ पर सेक्शन 20 में क्लियरली दिया गया है कि अगर आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लेते हैं तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो आपका मेजर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने वहाँ पर स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है। कोई और तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया किसी और से, तो आपको वो जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसके एनफोर्समेंट नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको क्या रिलीफ मिल सकता है? आपको कंपनसेशन का, और जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है उसकी आप रिकवरी करवा सकते हैं। ये हुआ हमारा सेक्शन 16 का क्लॉज 1। अब हम आते हैं क्लॉज B पर। क्लॉज B हमारी बहुत इंटरेस्टिंग बात करता है। ये कहता है कि जहां आप इनकैपेबल हैं परफॉर्मेंस के लिए और आप वायलेट करते हैं कोई एसेंशियल टर्म्स के लिए। देखिए, सेक्शन 16 के अंदर एक जो बेसिक टर्म है वो आप नोट डाउन कर लें, या तो बेरट है तो बेरट कर लें, नोटबुक में लिख रहे हैं तो और भी अच्छा है। एक ही टर्म है, ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। मैं रिपीट करता हूं, ही हु कम्स इनटू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कोर्ट में आ रहा है, जो आप रिलीफ चाह रहे हैं, जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आपका उसमें जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप कोर्ट में मूव कर रहे हैं किसी इशू को लेकर कि उसकी गलती है जी, तो कोर्ट आपसे क्या पूछेगी? क्या आप अपने पार्ट पर सही हैं? अगर आप अपने पार्ट पर सही हैं तो ही कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी। तो उस पार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही जो टर्म है यही यहाँ पर क्लियर करती है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया? इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, हु हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ। A और B पार्टी हैं। A एक वो है पर्सन है जो अपना घर बनवाना चाहता है पार्टी B से। B उसको A को क्या बोलता है कि मैं आपका घर बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी और मैं वो आपके लिए ले लूँगा। लेकिन जब B म्युनिसिपैलिटी के पास परमिशन लेने के लिए जाता है तो म्युनिसिपैलिटी उस एरिया में हाउस बनाने के लिए परमिशन देने के लिए मना कर देती है कि यहाँ आप घर नहीं बना सकते, कुछ रूल्स बताकर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो पार्टी है इनकैपेबल हो गई है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट करने से, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी ने ही मना कर दिया। वो तो बिल्डर चाहता है कि वो घर बना दे, लेकिन म्युनिसिपैलिटी परमिशन नहीं दे रही। तो वहाँ पर एसेंशियल जो टर्म है वो क्या हुई? इनकैपेबल हो गया पर्सन। वहाँ पर उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से उसको वो कैपेबल ही नहीं है बनाने के लिए, तो वहाँ उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एग्रीमेंट का नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहाँ नहीं होगी। तो अगला पॉइंट जिसमें आता है कि वो ये है कि और वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म्स। और है, एंड नहीं है, इसका मतलब ये अलग चीज़ है। और वायलेट्स, वायलेट का मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशन का आपने ब्रीच कर दिया। वायलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको वैसा नहीं किया जैसा कि उस एग्रीमेंट में था। कहने का इसका एग्जांपल क्या हुआ? देखिए, A एक पार्टी है इसमें भी और एक B पार्टी है। A पार्टी क्या है? वो एक ज़मीन खरीदना चाहती है पार्टी B से। पार्टी B का क्या है? एक ज़मीन है जिसके ऊपर खेती की हुई है, किस चीज़ की? चंदन की लकड़ियों की। एक चंदन की लकड़ी का खेत A खरीदना चाहता है। A क्या कहता है कि मैं आपका खेत पूरा खरीद लूँगा 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए में उसका एग्रीमेंट होता है। तो वहाँ जब वो एग्रीमेंट होता है तो B क्या करता है? डिलीवरी के टाइम पे वो चंदन के पेड़ ही काट लेता है। जैसे ही उसने चंदन के पेड़ काट लिए, वो कहता है कि ये तो ज़मीन का सौदा कर था हमने, ज़मीन का सौदा था तो आप ज़मीन ले लो। लेकिन नहीं, एसेंशियल कंडीशन क्या थी? मुझे तो चंदन के पेड़ों का बाग चाहिए था पूरा, तो आपने पेड़ ही काट लिए, तो क्या हुआ? एसेंशियल टर्म वायलेट हो गई, तो वहाँ पर उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी।
तो चलिए अब इसमें क्या आ गया कि वो इसको क्यों नहीं मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये समझ लीजिए बी को नहीं मिलेगी, क्योंकि ए ने मना कर दिया ज़मीन लेने से। अब बी क्या करेगा, बी कोर्ट में चला गया कि मेरा ये खेत ले नहीं रहा, तो कोर्ट क्या कहेगी, आपके साथ तो एग्रीमेंट किस चीज़ का हुआ था, ज़मीन के साथ चंदन के पेड़ों का, आपने पेड़ ही काट लिए, तो वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी को नहीं मिलेगी। पहले वाले में किसको नहीं मिल रही थी, ए को नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसका घर नहीं बन रहा था, यहाँ उसका खेत नहीं बिक रहा। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं इसके फर्दर पॉइंट्स पर। देखिए इसमें फर्दर पॉइंट समझने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि जो इसेंशियल टर्म्स हैं वो वॉयलेट कंप्लीटली होनी चाहिए। वो एक मतलब उसका कोई अपोजिट ना हो, कोई हल्का फुल्का चेंज है तो वो बिल्कुल इसेंशियल कंडीशन का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझिएगा इस बात को कि एक कंपनी है, एक मान लीजिए एडिडास ब्रांड है, वो एक दूसरी कंपनी के साथ एग्री करता है कि आप हमें टी शर्ट्स बना कर देंगे। तो वहाँ टी शर्ट के अंदर वो ये एग्री करते हैं कि आप हमें टी शर्ट की राइट साइड पर एक स्टैंप लगा कर देंगे एडिडास की। तो वो राइट साइड पे वो मान लीजिए कंपनी लगाना भूल गई, तो वो क्या हुआ, एक इसेंशियल टर्म की वायलेशन हो गई कि वहाँ पर उनका ब्रांड लोगो ही तो बिकता है, एक ब्रांड वैल्यू ही तो है उनकी, वो नहीं लगाया तो पब्लिक कैसे लेगी एडिडास की टी शर्ट को। अब दूसरी बात, मान लीजिए उन्होंने राइट साइड बोला था लेकिन लेफ्ट साइड पर लगा दिया, इस तरफ को लगना था इस तरफ लगा दिया, तो फिर इसमें क्या होगा कि वो एसेंशियल कंडीशन का वायलेशन नहीं हुआ। अगर वहाँ एडिडास बोलता है कि हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे क्योंकि आपने राइट की बजाय लेफ्ट पर लगा दिया, तो वहाँ पर जो है एसेंशियल टर्म की वायलेशन नहीं हुई, क्योंकि वो एक मेयर साइड चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगो तो है, बेशक राइट है चाहे लेफ्ट है, कोई इस बात से फर्क नहीं है। वहाँ पर जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवाना पड़ेगा, एडिडास वहाँ मना नहीं कर सकता उस बात को लेकर। तो आई होप कि आपको ये इंटरलिंक जो मैंने किया है एक एग्जाम्पल के साथ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके पॉइंट सी की बात। पॉइंट सी बड़ा ही कि इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है। देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि इसमें लिखा है हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड और हैज़ ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम other than terms of a performance of which he has prevented or waiven by the defendant। कहने का यहाँ मतलब क्या हुआ, सी पॉइंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करता है, वो ये कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आप ठीक थे अपने पॉइंट पर, डिफेंडेंट रॉन्ग था और डिफेंडेंट ने वहाँ गलती की है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए हर एक पॉइंट में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही आपको ये बातें समझ आएंगी। तो यहाँ एग्रीमेंट में क्या हुआ कि एक स्टूडेंट है, वो अब्रॉड जाना चाहता है, मान लीजिए कनाडा जाना चाहता है। वो क्या करता है, एक जो मीडिएटर बंदा है, जो एक एजेंट है, उससे वो एग्री करता है कि आप मुझे कनाडा भेज दें। स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी लेकर बैठा है, उसके पास पैसा है, सारी उसकी क्वालिफिकेशन सारी कंप्लीट है, लेकिन जो एजेंट है वो अपनी पार्ट को करने से डिनाई कर देता है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट अपने पार्ट को कंप्लीट करवाने के लिए कोर्ट में जाएगा। जब वो कोर्ट में जाएगा तो वो ये बात प्रूव करेगा कि मेरा जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, जैसे कि मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, मेरे पास पैसा है, मेरे सारा काम कंप्लीट है, लेकिन एजेंट ही नहीं कर रहा है अपना काम कंप्लीट, क्योंकि एजेंट को मैंने उस चीज़ के लिए फीस दी है। तो कोर्ट क्या करेगी, उसे वहाँ पर कंप्लीट कराएगी। लेकिन अगर यहाँ पर वो प्रूव नहीं कर पाता स्टूडेंट कि मैं अब मेरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या मेरी साइड से कोई फॉल्ट नहीं है, तो वहाँ उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो 16 क्लॉज सी के अंदर यही लिखा गया है कि अगर जो पर्सन कोर्ट में मूव करता है वो अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाता कि मैं ठीक हूँ, तो वहाँ उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी। अब इसी को लेकर जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है पॉइंट सी को लेकर। देखिए सबसे पहली एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ actually tend to the defendant or to deposit in court any money except when so directed by the court। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। जो मैंने स्टूडेंट वाली ही बात ली, पैसे की बात आई यहाँ पर, तो यहाँ कोर्ट में एक्सप्लेनेशन में ये लिखा गया है कि आपको कोर्ट में ये प्रूव करना ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास तो पैसा है जी, मैं तो पैसा दे सकता हूँ, लेकिन कोर्ट क्या कहती है यहाँ पर कि आपको ये चीज़ प्रूव करनी नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं, और आपको ये भी नहीं कहना कि मेरे पास पैसा है, लो कोर्ट में मैं पैसा देता हूँ। अब्रॉड जाने का स्टूडेंट कहता है 50,000 रुपये मैं कोर्ट में जमा करता हूँ, ऐसा नहीं है।
बाकायदा अगर कोर्ट कहती है कि आपको ये चीज़ प्रूव करनी चाहिए कि आप पैसा देंगे, आपको पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन में इस बात का डालने का मतलब क्या है कि जो डिफेंडेंट है उसके पास भी राइट है, उसके पास भी बराबर का राइट है। डिफेंडेंट क्या बोलेगा कि जी ये हमें पैसा नहीं दे रहा, कि इसको जो हमने पैसा बोला था 1 लाख रुपए लगेंगे जाने के लिए, टिकट वगैरह के और सारी फीस लगाकर, तो वो स्टूडेंट पे नहीं कर रहा। तो वहाँ कोर्ट क्या बोलेगी स्टूडेंट को कि आप ये हमें शो कर दें, आप इस बात से प्रूव कर दें कि आपके पास पैसा है। तो वहाँ क्या होगा, वैसे तो जनरली आपको दिखाना नहीं है, लेकिन अगर डिफेंडेंट ये कह देता है कि आप पैसा नहीं दे रहे, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? या तो आप कोर्ट में जमा कराएंगे, कोर्ट आपको बोलेगी कि कोर्ट में जमा कराओ, या ये शो करो कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, जो आपकी नेसेसरी कंडीशन है। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 2 पर, जो एक्सप्लेनेशन का है। यहाँ कहते हैं द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस और अ रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंडीशन। देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रेडीनेस एंड विलिंगनेस, रेडी एंड विलिंगनेस। तो ये 2 पॉइंट प्रूव करने ज़रूरी हैं। आप जाने के लिए तो रेडी हैं, आप विलिंग तो है जाने के लिए, लेकिन आप रेडी नहीं हैं। आप रेडी हैं लेकिन विलिंग नहीं है। रेडी कैसे हैं? रेडी तो आपके पास कैसे हैं कि आपके पास पैसा है, लेकिन विल नहीं है, आपके पास जाने की इच्छा नहीं है, तो आप नहीं जा रहे, तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात क्या आ गई, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन इच्छा है, आप मतलब विल है आपकी जाने की, लेकिन आप रेडी नहीं है। रेडी कैसे नहीं है? आपके पास पैसा नहीं है, तो वहाँ आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एग्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो लेकिन जो ये 2018 के अमेंडमेंट की हमने अभी तक बात की, 2018 की जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो उस बात को करते करते यहाँ क्या निकलता है कि आपका जो एग्रीमेंट है, आपके जितने भी यहाँ पर बात निकलती हैं, वो पहले क्या थी? 2018 से पहले क्लॉज सी के अंदर एक मेजर चेंज आया था। वो ये था कि जो वर्ड प्रूव है इसके साथ अवेयर भी लिखा गया था। क्या लिखा गया था? देखिए आपको यहाँ पर क्लॉज 3 लिखकर यहाँ नीचे पॉइंट दिखा गया है, हु फेल्स टू अवेयर एंड प्रूव, AVER, ये वर्ड था पहले। इसका मतलब क्या था कि आपको ये प्रूव करना पड़ता था कि आपको ये जो आप क्लेम डालते थे, जब केस डालते थे, आपको ये लिखना पड़ता था कि आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपकी जो एसेंशियल टर्म्स हैं, वो आप वहाँ पर एग्री करते हैं। मतलब आपको ये लिखना पड़ता था आई एम रेडी एंड विलिंग टू डू माई एक्ट। क्या लिखना पड़ता था? आई एम रेडी एंड विलिंग टू डू माई एक्ट। ये लिखते थे तो ही आपको कोर्ट वहाँ पर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देती थी या रिजेक्ट करती थी। तो उस बात को हटा दिया गया। कोर्ट कहती थी कि भी आपने क्या मजाक बना रखा है कि आप हर बार ये कहते हैं कि आप ये लिख के दो। अगर पर्सन कोर्ट में आ रहा है तो ये तो बात वो प्रूव करेगा ही, ये तो जनरल है कि वो एक रेडी एंड विलिंग है। लेकिन क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल केस है, एक प्रैक्टिकल केस हुआ कि जिसमें ये बेशक हटा दिया गया कि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रूव तो करना पड़ता था। एक केस है, लिखिएगा, महबूब उर रहमान वर्सेस अशानुल घानी, महबूब उर रहमान वर्सेस एहसानुल घानी, 2019 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी ये क्लियरली कि भी आप रेडी एंड विलिंग है। बेशक आप लिख के नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको प्रूव फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो इस सेक्शन का बेस है। अगर आप उसको प्रूव नहीं करते हैं तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको सेक्शन 16 का क्लॉज ABC एक्सप्लेनेशन के दोनों पॉइंट्स के साथ समझ आ गया होगा कि कब कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगी, क्या क्या ग्राउंड होंगे। आपको खुद से प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 20 की अगर आपने परफॉर्मेंस ले ली है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी तरफ से कोई फॉल्ट है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई मनी टर्म्स का डिस्प्यूट है, आपने पैसा नहीं दिया, तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो यही कुछ एक मेजर पॉइंट है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं ये SRA के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियोस लॉ से रिलेटेड और न्यूज़ के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।